वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर बोथ डिस्क्रीट एज वेल एज फॉर continuous वेरिएबल्स। Then we will look at marginal distributions. Finally we will see conditional distributions। और इन चीज़ों के अलावा देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बाई वेरिएट या ट्राई वेरिएट और इसके अलावा मल्टी वेरिएट हो जाती है, जबकि दो वेरिएबल के साथ जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होंगी वो सारे केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे फर्दर के दोनों रैंडम वेरिएबल अगर उनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, उस कंडीशन को भी हम देखेंगे। फर्दर हम इसमें चेक करेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ हम निकालते हैं दोनों तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्क्रीट में भी और कॉन्टीन्यूस में भी। एक्सपेक्टेशन अंडर डिस्कशन आएंगी कि कैसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक्स रैंडम वेरिएबल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे जो है वो दोनों टाइप के जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी सेपरेट मीन और वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं। और इसका इन सारी चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट जो आपने पहले मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे इसमें, दैट इज़ डबल इंटीग्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रेशन और डबल समेशन का। क्योंकि जैसे हम डिस्क्रीट पीडीएफ में रहेंगे तो हम समेशन यूज़ करते हैं, और जैसे हम डिस्क्रीट से निकल के कॉन्टीन्यूस में जाते हैं तो हम वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल वाले केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर सिंगल रैंडम वेरिएबल एक्स। इस तरह के आपने पहले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखे हैं जिसमें एक रैंडम वेरिएबल है, जैसे बायनोमियल का भी था, या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन या हाइपरज्योमेट्रिक्स, जिसमें एक्स कैन टेक ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज़ लाइक 0, 1, 2 और उसके साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जिसको हम एफ ऑफ एक्स से भी लिख लेते थे, और वी कैन इवन राइट देम विद पी ऑफ एक्स। तो ये जो केसेस हैं फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, रिमेंबर ये यूनिवेरिएट केस है हमारे पास, और हम देखते थे कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है, यहाँ पर भी अगर हम इसको सम करते हैं तो आंसर इज़ 1। और दूसरी हम कंडीशन ये देखते थे कि क्या इसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, यानी यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो पहली कंडीशन ये थी हमारे पास के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। दूसरा ये कि अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को सम कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए जी, 1। तो अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स। बट यहाँ तक हमारे पास सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल था, तो हम उसे यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह सकते हैं। सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को हमने कॉन्टीन्यूअस में भी देखा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी एक एग्जांपल है, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या और बहुत सारे फंक्शन जो कि यहाँ पर हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो कॉन्टीन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये आप इस वीडियो से पहले जो वीडियो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर है उसमें आप देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास रैंडम वेरिएबल कॉन्टीन्यूअस होता था, और सिमिलरली जैसे कि ऊपर हमने दो कंडीशंस देखी, यहाँ पर भी हमने देखा कि ये जो फंक्शन है, और इसको भी हम एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं क्योंकि एक्स इज़ रैंडम वेरिएबल, इसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। और क्या ये फंक्शन जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की रेंज पर। और सेकंड हमने देखा कि क्या अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्यों इंटीग्रेट करते हैं? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो कॉन्टीन्यूअस जब भी होगा रैंडम वेरिएबल हम इंटीग्रेशन करेंगे, जबकि ऊपर आपने देखा यहाँ पर हमने सम यूज़ किया। सो इफ़ a random variable x is discrete, we will use sum,
एंड इफ़ आर रैंडम वेरिएबल x इज़ कॉन्टिन्यूस वी विल यूज़ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमने की कि जी -∞ उसकी लोअर रेंज से लेके उसकी अपर लिमिट तक अगर हम इसी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि ऊपर मैंने लिखा है नॉर्मल का, उसको इंटीग्रेट कर दें और आंसर उसका 1 आए, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये दो कंडीशंस थी फॉर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस कि वो PDF हो हमारे पास प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये सारा ये भी यूनिवेरिएट का केस है क्योंकि इसमें भी एक ही रैंडम वेरिएबल हमारे पास है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम साइमल्टेनियसली हमारा इंटरेस्ट जो है वो 2 और मोर देन 2 रैंडम वेरिएबल्स के अंदर होता है। यानी एक वेरिएबल के केस से निकल करके अब हम 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर हमारा इंटरेस्ट साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल पर हो तो यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी के केस से हम बाहर निकल जाएंगे। और अब हम बात करेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की। और हम जब हमारा इंटरेस्ट जो है वो साइमल्टेनियसली 2 वेरिएबल्स में होगा तो हम उनके रिलेशनशिप को भी स्टडी करना चाहेंगे, राइट। तो इसलिए हम बात करेंगे अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की। उनकी थोड़ा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन में कि रियल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। जो एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, सपोज वी चूज़ अ रैंडम फैमिली एंड वी वुड लाइक टू स्टडी द नंबर ऑफ पीपल, यानी एक फैमिली में कितने मेंबर हैं और उनके हाउस होल्ड की इनकम क्या है या उनकी एजेस क्या हैं या इसके अलावा उनकी एजुकेशन और अदर क्वेश्चंस भी मे आस्क। अब ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि हम एक ही फैमिली से स्टडी कर रहे हैं और ये डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं ये डिपेंडेंट भी हैं और ये रैंडम वेरिएबल्स भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं मोर देन 1 रैंडम वेरिएबल्स में एक ही जगह पर और उनके डिपेंडेंस को भी स्टडी करना चाहते हैं, तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पहले स्टडी कर रखी हैं यूनिवेरिएट की, उस स्कोप से ये काम जो है वो निकल जाता है। तो हमें अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें कोई टूल ऐसे डेवलप करने हैं कि जो कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल्स की उनको हम स्टडी कर सकें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच सिमिलर। वही जो यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं की एक्सटेंशन करनी है आपने, और बहुत सिमिलर हैं सारी चीज़ें। द ओनली डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या होगा वो ये कि अब आपके पास एक रैंडम वेरिएबल नहीं है बल्कि वी विल कंसिडर 2 और मोर। हम इस वीडियो में फिर बताता चलूँगा आपको कि 2 रैंडम वेरिएबल के साथ ही सारी डिस्कशन होगी। 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल जो हैं वो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। लेकिन जब आप 2 रैंडम वेरिएबल के साथ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की थ्योरी को समझ जाएंगे तो ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसको आप n रैंडम वेरिएबल पर एक्सटेंड कर दें इस कॉन्सेप्ट को। तो कुछ और थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ईयर्स इन कॉलेज वर्सेस नंबर ऑफ क्रेडिट्स टेकन। तो ये 2 वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स में एट अ टाइम साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्रॉब्लम भी जो है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड पर डे वर्सेस डे ऑफ द वीक। तो ये भी यहाँ पर भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। सिमिलरली डे ऑफ द ईयर वर्सेस मोटर बाइक एक्सीडेंट्स एंड सम मोर एग्जांपल्स लाइक अम्ब्रेला सेल्स वर्सेस वाटरमेलन सेल्स एंड सिमिलरली वाटरमेलन सेल्स वर्सेस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। तो ये भी 2 हमारे पास ऐसे वेरिएबल हैं कि वाटरमेलन की सेल्स हैं, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैं। तो अगर दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी डिपेंडेंस भी हो रही है तो उनको भी मद्देनज़र रखना है हमने। सिमिलरली विंड डायरेक्शन वर्सेस विंड स्पीड एंड डोजेज ऑफ अ ड्रग, एनी ड्रग वर्सेस ब्लड कंपाउंड मेजर। तो 2 वेरिएबल यहाँ पर भी आखिरी एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि कितनी डोज दी गई है किसी मेडिसिन की और ब्लड कंपाउंड में जो मेजर किए गए हैं वो भी 2 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं। अच्छा, ऊपर जो 3 एग्जांपल आप देख रहे हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ईयर्स इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड, मोटर बाइक एक्सीडेंट्स, दे ऑल आर डिस्क्रीट
रैंडम वेरिएबल्स। और जो नीचे आपने एग्जांपल्स देखी इसमें सेल्स हैं, एवरेज टेम्परेचर्स हैं, डोजेज हैं किसी भी ड्रग की मिलीलीटर में, या ब्लड कंपाउंड मेजर्स हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। तो यहाँ से हमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी है कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो डिस्क्रीट हैं तो हम बात करेंगे डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, और अगर मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस होंगे तो आई विल टॉक अबाउट कॉन्टीन्यूस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। लेट अस जस्ट सी एन एग्जांपल कि इसमें अगर हमारे पास एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं इन जनरल, और हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि उनका साइमल्टेनियस बिहेवियर हम स्टडी कर सकें, तो हम उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और जो टेबल आप नीचे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें अगर आप गौर से देखें दिस इज़ अ टू वे टेबल। इसमें अब यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के आपको टेबल शो कर दिया गया है। सो लेटर ऑन हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज़। तो इसके अंदर जो टेबल की ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 3/28, 6/28, 1/28, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं इसके कॉलम्स में वाई वेरिएबल 0, 1, 2। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स वेरिएबल भी हमारे पास 0 है, 1 है या 2 है। तो हमारे पास ये डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल है, डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है जो आप टेबल देख रहे हैं। और जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर वो नेचुरली जैसे पहले ही कंडीशन हमारे पास होती थी यूनिवेरिएट केस के अंदर कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है कि सम प्रोबेबिलिटीज़ का 1 है। और कोई भी प्रोबेबिलिटी जो आप अब इस रेड कलर के बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं है और हो भी नहीं सकती। सो ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है सारी इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 हो रहा है। तो दोनों कंडीशंस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये एग्जांपल एक जो टेबल के अंदर मैंने दी है आपको, दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा इसको जनरलाइज तरीके से कैसे लिखेंगे, तो जैसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ को जो आपने पिछली स्लाइड में देखा, हमारे पास यूनिवेरिएट केस में हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक ही रैंडम वेरिएबल था और वो एक्स था। और यहाँ पर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हो गए हैं एक्स एंड वाई, तो हम उन्हें जेनेरिकली एफ ऑफ एक्स आई वाई जे, क्योंकि आई के साथ हम एक्स के रैंडम वेरिएबल की जो है वो वेरिएशन को देख लेंगे, और जे के साथ हम वाई के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट रैंडम वेरिएबल की, उनकी वेरिएशन को देख लेंगे। और हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स आई वाई जे। और इसका मतलब क्या है, जैसे यूनिवेरिएट केस में एफ ऑफ एक्स का मतलब ये था कि आप बात करते थे कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज स्मॉल एक्स। और सिमिलरली यहाँ पर क्या है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एनी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एनी वैल्यू ऑफ वाई। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज एट ए टाइम जब डिस्कस करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स आई वाई जे कहलाएगा। यहाँ पर हम हमारे पास जो है वो आई की वेरिएशन हमने 1, 2, 3 तक रखी है, यानी ये पहली वैल्यू है मेरे पास एक्स की, ये दूसरी वैल्यू है या तीसरी वैल्यू। सिमिलरली मेरे पास वाई की भी 3 वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में पर्टिकुलर केस में आई और जे दोनों जो हैं ये 1, 2 और 3 तक जाते हैं। जनरल केस में हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि एम और एन तक अगर हम यानी जनरलाइज करना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो हम उस डिटेल टेबल को कैसे देख सकते हैं और उसको कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो आने वाली स्लाइड में। तो यहाँ तक आपको ये इस्टेब्लिश करना है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे उसको लिख लेते हैं और कैसे वो प्रोबेबिलिटी जो सम 1 हो रही है। तो अब इसी को ले लेते हैं, इस एग्जांपल को एफ ऑफ एक्स आई वाई जे। हम इसको अब जनरल टेबल इसका बनाना चाह रहे हैं, बड़ा टेबल जिसमें हम एक्स की सारी वो पॉसिबिलिटीज यानी 1, 2, 3 और अप टू सोन एम तक, और वाई भी सिमिलरली जो है वो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 और अप टू सोन एम तक जाता है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ का टेबल इन डिटेल हम बना सकते हैं। इसमें अगर आप पहले कॉलम्स देखें तो फर्स्ट कॉलम जो एक्स है, एक्स के अंदर हमारे पास x1, x2 और एक मैंने अंदर जनरल टर्म लिख दी है xi, और ये m तक जा रहा है। सिमिलरली ऊपर अगर आप देखें y
स्टार्ट्स विद y1 y2 एंड सो ऑन, और एक जनरल टर्म मैंने लिख दिया yj, और ये एंड तक जा रहा है yn तक। और अंदर जो आप f के साथ ये प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे हैं, तो मैं अगर पहली प्रोबेबिलिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, f ऑफ x1 y1 का मतलब है कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी विद वैल्यू x1 फ्रॉम रैंडम वेरिएबल x एंड वैल्यू y1 फ्रॉम रैंडम वेरिएबल y। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी f ऑफ x1 y1, और ये जो आप टेबल देख रहे हैं दिस इज़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये पूरा है क्योंकि हमारे पास i और j के लिए डेफिनेटली ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ टेबल में हमने लिख दी हैं। और एक जनरल टर्म जो होगी फिर ये वाली, क्योंकि इसी को मैंने उठा के इसके ऊपर ही मैंने i और j के, ये देखें इसी को मैंने यहाँ लिखा है, तो ये जनरल टर्म है जिसको हम f ऑफ x i y j से लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप इसको नोटिस करें कि अगर मैं इस पहली रो को जो आप देख सकते हैं, आप इसको ऐड कर दूँ इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को, तो मेरे पास जो ऐड होके नंबर आएगा वो x1 के लिए प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। यानी बेसिकली y का जो मेरे पास रेंज है फ्रॉम j इक्वल्स 1 to n, उस रेंज के लिए सम अप्लाई हो गया है। x के लिए हमने एक नंबर को कांस्टेंट रखा। सिमिलरली अगली रो में x2 है, लेकिन y की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर रही है, तो मैं रोज़ को जमा करना चाह रहा हूँ। अगर मैं रोज़ को जमा करूँगा तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आने वाला है। तो इन सारी रोज़ को जो प्रोबेबिलिटीज़ पड़ी अगर हम उनको ऐड कर दें, और पहली रो की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके, इन सब को ऐड करके मैं कहता हूँ अगर मैं इसको g ऑफ x1 लिख दूँ, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ इक्वल टू x1 हमने फिक्स कर दिया x1, और उसके लिए y की सारी वैल्यूज़ वेरी करके तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लिया, तो हम इसे g ऑफ x1 कहते हैं। सिमिलरली g ऑफ x2 और g ऑफ xi, g ऑफ xm, और जनरली हम इन सब को, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1 है, सिमिलरली अगली मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जनरली हम इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू xi। तो अगर मैं इस कॉलम को जो आप देख रहे हैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi को, और ये x वेरिएबल जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, इन दोनों को मैं अगर इस कॉलम को और x के कॉलम को अगर मैं एक साथ लिख दूं, तो ये जो मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, यानी मेरे पास x1 की वैल्यू जो कि रैंडम वेरिएबल x की है, उसके अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, दैट इज़ g ऑफ x1। सिमिलरली x2 के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है g ऑफ x2 एंड सो ऑन। फाइनली फॉर xm वी हैव g ऑफ xm। तो ये जो मेरे पास एक टेबल बन गया है दो कॉलम्स का, ये कैसे बना है अगर हम इसको नोटिस करें, g ऑफ xi, यानी ये जो जनरल टर्म है इसको डिस्कस कर लेते हैं। g ऑफ xi ये कैसे हमने ऑब्टेन किया, अभी अगर हम देखें इस कॉलम को, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi, तो g ऑफ xi इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi। और हमने देखा पिछली ही स्क्रीन पर कि हम पूरी रो की प्रोबेबिलिटीज़ को जब ऐड करते थे तो फिर हमारे पास जाके ये g ऑफ x1 बनता था। तो पूरी रो में कौन सा सम था, y का, और y के लिए हमने क्या नोटेशन रखी है, j वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो हमने बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ पर, ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था f ऑफ xi yj, इसके ऊपर j का सम अप्लाई कर दिया, और j की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to n। जब हमने ये किया तो इसका मतलब पहली रो का सम, फिर दूसरी रो का सम हमारे टेबल में, फिर तीसरी रो का सम, और फिर करते करते जो mth रो थी उसका सम, तो वो हमारे पास बन गया g ऑफ x। तो हम इसे नोटेशन वाइज देखें तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली xi नहीं लिखते हम, g ऑफ x यानी x की जो वैल्यूज़ है रैंडम वेरिएबल में उसकी प्रोबेबिलिटीज़, दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ y का अप्लाई करेंगे और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर करेंगे तो आपके पास g ऑफ x आ जाएंगे। अच्छा, इसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x कहेंगे, यानी अब जो g ऑफ x है इसके अंदर से y हमने निकाल दिया है, y हमने वेरी कर दिया है, उसका सम हमने अप्लाई कर दिया है, तो बाकी हमारे पास x बचा, तो अब ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x हो गया। तो अभी आपने जनरली देखा कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मार्जिनल कैसे बनाते हैं। और सिमिलरली अगर आगे जाएं हम, तो वही टेबल दोबारा मैं लिख लेता हूँ।
अगर हम इस बारी कॉलम्स को ऐड कर लें, पहले कॉलम को ऐड करें, दूसरे कॉलम को ऐड करें, तो कॉलम जो y1, तो पहले कॉलम का मतलब है हम y1 के अगेंस्ट सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो आ रही हैं उनको ऐड कर रहे हैं, यानी हम x की वैल्यूज़ को सम कर रहे हैं। x1, x2, xi, xm तक जो प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हैं फॉर y इज इक्वल टू 1 उसको हम सम कर रहे हैं पहले कॉलम में। तो जब हम सम कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी। हम उसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू yj, जैसे हमने पहले लिखा था प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू xi, सेम केस है। हम इसको g ऑफ x उसको कहा था, हम इसको h ऑफ y कह देते हैं। थोड़ा नोटेशन का डिफरेंस है कि यहाँ पर हम x को वेरी कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर y रैंडम वेरिएबल का ये वाला ऊपर जो रो है और ये वाली जो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ की रो है, इनको अगर उठा के हम एक तरतीब से लिखें तो यहाँ पर हमारे पास y रैंडम वेरिएबल का अब उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, y1, y2 एंड अप टू सोन yn, और हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। y1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर h ऑफ y1 है, ठीक है। उसमें हमने x की सारी वैल्यूज़ के लिए हमने उस प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लिया है। तो अगर हम देखें तो हमने किया क्या है यहाँ पर, तो ये जो नंबर है h ऑफ yj, ये आया कैसे है, इसको कैसे हमने ऑब्टेन किया है, तो उसको थोड़ा सा हमने डिटेल से लिखा है यहाँ पर। h ऑफ yj इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू yj, और क्योंकि x का हमारे पास रेंज क्या थी फ्रॉम i1 टू m, तो हमने अब सम अप्लाई कर दिया है जॉइंट PDF पर x की पूरी रेंज के लिए हमने सम कर दिया, यानी कॉलम हमने जमा किया इस बारी। तो वो जनरली हमारे पास बन गया h ऑफ y, और ये जो हमारे पास नज़र आ रही है आपको उस वक्त स्क्रीन पर, दिस इज़ नोन एज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y। तो अब तक आप ये देख चुके हैं कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे बनाते हैं, चाहे वो x का बनाए चाहे वो y का बनाए। और याद रखें हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो x और y एक नाम है उनके, कभी किसी प्रॉब्लम में ये x1, x2 या w, और इनके नाम जो है वो चेंज हो सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स के। तो आपने यह देखना है कि जिस वेरिएबल के लिए आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यानी अगर आप y के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना रहे हैं तो आप जो सम है वो x की वैल्यूज़ यानी x की रेंज का सम अप्लाई करेंगे, और अगर आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन x का चाह रहे हैं तो आप y का सम अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर आप यूनिवेरिएट में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट से उसको हम कैपिटल F ऑफ x से लिखते थे, उसका मतलब था कि आप प्रोबेबिलिटी एक ख़ास पॉइंट, अगर उसको हम स्मॉल x ही कह लेते हैं यहाँ पर, वहाँ तक की प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फंक्शन, यानी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। तो ये डेफिनेशन थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर यूनिवेरिएट केस। तो इसी को हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y, तो जो कंडीशन यहाँ पर x के लिए है कि लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, सिमिलरली y के लिए भी। तो ये हम कुछ इस तरह इसको x और y के दो अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल हैं तो हम उसके बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैपिटल F ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस दैन और इक्वल टू x और y इज़ लेस दैन और इक्वल टू y, यानी दोनों वेरिएबल के लिए हमें ख़ास नंबर यानी स्मॉल x और स्मॉल y तक की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर लें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यूनिवेरिएट केस में आपने पढ़ा था कि माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की लोअर लिमिट तक अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लें तो डेफिनेटली वो आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो लोअर लिमिट है, उसके नीचे तो प्रोबेबिलिटीज़ है नहीं अभी। तो सिमिलरली अगर हम उस फंक्शन को उसकी अपर लिमिट तक सारा प्रोबेबिलिटीज़ को अगर ऐड कर लें यानी प्लस इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है। अगर सारी प्रोबेबिलिटीज़ को उसकी अपर लिमिट तक ऐड कर लिया जाए तो आंसर तो 1 ही बनता है। तो यही दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर एक्सटेंड हुई हैं फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी बाइवेरिएट केस के अंदर x और y हमारे पास दो हैं, तो हमने उसको x को भी लिमिट देनी है और y को भी, यानी x भी अगर माइनस इन्फिनिटी तक होगा यहाँ पर या y माइनस इन्फिनिटी तक होगा तो दोनों केसेस में आंसर जो है वो 0 आएगा। और अगर दोनों को प्लस इन्फिनिटी उसकी अपर लिमिट तक हम ले जाते हैं
प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते करते तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि एट ए टाइम दोनों रैंडम वेरिएबल्स को एक साथ अब हमने लेके चलना है, क्योंकि ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास। अगर हमारे पास x1 और x2 दो नंबर हैं सच दैट x1 इज़ लेस दैन x2, सिमिलरली वी हैव टू नंबर्स y1 एंड y2, y1 इज़ लेस दैन y2, तो अगर ये x के रैंडम वेरिएबल में दो नंबर हमने x1 x2 के नाम से लिए, सिमिलरली y रैंडम वेरिएबल में दो नंबर हमने y1 और y2 के नाम से लिए, और कंडीशन ये लगाई कि x1 इज़ लेस दैन x2 है, y1 इज़ लेस y2 है। और तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं अब कि x वेरिएबल विल टेक ऑन वैल्यूज़ फ्रॉम x1 टू x2 एंड y वेरिएबल विल टेक ऑन वैल्यूज़ फ्रॉम y1 टू y2, अगर हम इनके दरमियान प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि हम जो है वो x लेस दैन x2, y लेस दैन y2, इस प्रोबेबिलिटीज़ में से हम दो प्रोबेबिलिटीज़ ये वाली और ये वाली माइनस करेंगे और एक फाइनली ऐड करेंगे। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक ग्राफ देखते हैं अगली स्लाइड में। तो यही प्रोबेबिलिटी जो आप लास्ट स्क्रीन पर देख रहे थे, दैट x फॉल्स बिटवीन स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2, सिमिलरली y फॉल्स बिटवीन y1 एंड y2, इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ है मेरे पास, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी, तो x एक्सिस पर मैंने वही दो नंबर x1 और x2 और उनकी वही कंडीशन दैट x1 इज़ लेस दैन x2, सिमिलरली y एक्सिस पर दो नंबर y1 और y2 और y1 इज़ लेस दैन y2। इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करते हुए ये जो आप शेडेड एरिया यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर लिखी है, ये मैं अभी बॉक्स लगाने जा रहा हूँ इसके ऊपर, दैट x फॉल्स बिटवीन x1 और x2 एंड y फॉल्स बिटवीन y1 और y2, ये वही शेडेड एरिया है जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो अभी हम देखेंगे कि इसके बाद एक एक टर्म करके हम देख लेते हैं इसको। तो मैं अगर यहाँ से ब्लू कलर में देखूँ तो ये मेरे पास जो ब्लू कलर का बॉक्स है, कैपिटल F ऑफ स्मॉल x2 स्मॉल y2, ये प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि x2 से लेस और y2 से लेस। तो ये जो मैंने दो क्रॉस लगाए हैं, इनसे नीचे वाला जो एरिया है तो फिर सारा ही एरिया शामिल हो गया, यहाँ से लेके ये सारा एरिया, यहाँ से ये सारा एरिया शामिल हो गया है। जो मेरे पास ब्लू बॉक्स है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा जब वो x2 से लेस और y2 से लेस की बात करेगा, तो ये पूरा बॉक्स की प्रोबेबिलिटी वो फाइंड कर लेगा। तो इसका मतलब है कि जब पहला बॉक्स ये नंबर 1 प्रोबेबिलिटी जब फाइंड हम करेंगे तो एक्चुअली वो आपके सामने जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, वो सारी ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेगा उसकी। अब इसमें से हमने माइनस करनी है कुछ प्रोबेबिलिटीज़ ताकि हमारी रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो कि पहले आपने देखा था वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे। सिमिलरली अगर हम दूसरी, मैं अब थोड़ा कलर उसको चेंज कर लेता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे आपकी। ब्लैक कलर में अगर हम ये प्रोबेबिलिटी की बात करें जो कि ब्लैक बॉक्स मैंने अब लगाया, x2 और y1, x2 का मतलब है कि बिल्कुल यही पॉइंट है ब्लैक भी, इससे लेस और उधर से y1 से लेस। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा जो कि मैं अब ब्लैक लाइंस लगा रहा हूँ, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस होगी, यानी पहले पूरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी, अब ये वाली माइनस की, तो अब हमने फिर फाइनली ये भी माइनस करनी है। तो जब ये माइनस करेंगे तो एक पार्ट है उसका x1 और y1 वाला पार्ट, मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देता हूँ, लेट मी हाईलाइट इट। तो एक पार्ट है उसका जो कि मैं येलो हाईलाइट, ये वाला, ये डबल माइनस होगा, यानी एक दफ़ा ये पार्ट इधर से माइनस हो जाएगा, फिर एक दफ़ा ये पार्ट जब हम ये करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हम इस पार्ट को फिर ऐड कर देंगे, राइट। तो क्योंकि ये पार्ट जो मैंने येलो किया है ये दो दफ़ा माइनस हो रहा है, तो एक दफ़ा हम इसको फिर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने एक ही दफ़ा माइनस करना था, प्रोबेबिलिटी जो हमें रिक्वायर्ड थी, दो दफ़ा तो माइनस नहीं करना था हमने। तो इसलिए ये हाईलाइटेड एरिया जो है इसको हमने फाइनली एंड पर ऐड भी किया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर गिवन वैल्यूज़ of x and given values of y from a joint probability distribution function. एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। An urn contains 3 black, 2 red and 3 green balls. So ये हमारे पास एक अर्न है, उसमें फिर कितनी बॉल्स हुई, 3 + 2 5 + 3 8 बॉल्स टोटल हो गई, एंड 2 balls are selected at random format. अब हमारा इंटरेस्ट देखिएगा ज़रा, इफ़ x is a number of
ब्लैक एंड वाई इज़ द नंबर ऑफ रेड बॉल। तो इसका मतलब है कि दो रैंडम वेरिएबल एक्स ब्लैक बॉल को शो करेगा और वाई जो है वो रेड बॉल को शो करेगा। देन फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये चीज़ें जो हमने निकालनी है अभी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। वी विल सी हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। And then find the marginal probability distribution g of x and h of y। फिर उसके बाद उनके मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं बोथ केसेस में x और y के अंदर। एंड फाइनली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। यानी हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है फॉर x इज इक्वल टू एक्स गिवन दैट y की कोई एक वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू 1। तो हम उसको ऐसे भी लिख लेते हैं f ऑफ x गिवन 1। इसका मतलब है x की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड हो रही है, y की एक वैल्यू गिवन उसके लिए, क्योंकि जब हमने गिवन कोई वैल्यू दे दी है तो वो कंडीशन इम्पोज कर दी हमने, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और फाइनली एक प्रोबेबिलिटी हमने कहा कि x को 0 की प्रोबेबिलिटी निकालो जबकि y 1 है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी जो नंबर 5 पे आपको नज़र आ रही है, ये एग्जैक्टली जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल लेंगे फोर्थ में, तो ये 5 नंबर पर जो प्रोबेबिलिटी है वो फोर्थ नंबर वाले फंक्शन से निकल आएगी अगर हम उसमें x को 0 पुट कर देंगे तो। और फाइनली एट द लास्ट हम देखेंगे क्या ये दोनों वेरिएबल रैंडम वेरिएबल्स जो हैं x एंड y क्या वो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एग्जाम्पल है जिसमें से आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भी खुद और उसके बाद उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसका 2-वे टेबल आप बनाएंगे। देन यू विल फाइंड प्रोबेबिलिटीज, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सो ऑन। ये हमारे पास कंडीशन है जी, ब्लैक बॉल्स 3 हैं, 2 रेड हैं और 3 ग्रीन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जी हमें तो इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो अगर 2 करनी है तो सैम्पल स्पेस में कम्बिनेशन से हम काउंट कर लेंगे कि देयर आर टोटल 28 पॉसिबिलिटीज़, 28 पॉसिबिलिटीज़ हैं कुल अगर हम 2 बॉल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि टोटल बॉल्स 8 हैं, कम्बिनेशन से हम लेंगे तो 8C2 इज इक्वल टू 28। x हमें बता दिया गया कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, और अगर हम 2 बॉल्स ड्रॉ करने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो सकती हैं, या वो कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बॉल्स रेड या ग्रीन में से आ जाएं तो ब्लैक में कोई बॉल नहीं होगी, या ब्लैक बॉल जो है वो 1 हो सकती है या ब्लैक बॉल 2 हो सकती, 3 नहीं हो सकती क्योंकि हमने ड्रॉ ही 2 करनी है। तो इसी तरह y जो है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं, सिमिलरली नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी 0, 1, 2 ही हो सकती हैं, 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 तो हमने ड्रॉ ही नहीं करनी बॉल्स, और वैसे भी रेड बॉल हैं ही 2, तो वो या तो 0 होंगी रेड बॉल हमारे ड्रॉ के अंदर, या 1 होंगी या 2 होंगी। तो अगर हम अब क्योंकि हमें तो बेसिकली साइमल्टेनियसली देखना है इसको, तो हम देखेंगे x और y के कितने साइमल्टेनियस पेयर हम स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट। तो ये वो पेयर हैं जो, यानी अगर आपके पास ब्लैक बॉल 0 है और ब्लैक बॉल 0 के साथ आप देखें रेड बॉल 0, तो ये पहला पेयर बन गया कि ये दोनों ही 0, 0 आई। इसका मतलब है जो 2 बॉल आपने ड्रा की वो कहाँ से आई, वो दोनों ग्रीन थी। और अगर ये 0 ब्लैक है और 1 आई है आपके पास रेड, तो दूसरा पेयर बन गया। इसका मतलब जो बाकी 1 बॉल बच गई है वो ग्रीन होगी। सिमिलरली 0, 2 के साथ ग्रीन बॉल कोई नहीं आ रही है, तो ये पहले तो 0 के साथ यानी 0 ब्लैक बॉल और आपने रेड तीनों उठा के साथ लगाए, 0, 0, 0, 1 और 0, 2 के साथ 3 कम्बिनेशंस बन गए। ये तीनों वर्केबल हैं कम्बिनेशंस, क्योंकि इसमें कोई चीज़ जो है वो आउट ऑफ लिमिट नहीं जा रही। तो अगर हम इसको 1 रख लें, अब ब्लैक बॉल को, अब हम ब्लैक बॉल को 1 रख लेते हैं, ब्लैक बॉल 1 के साथ रेड बॉल 0 आए, तो ये कम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब अगर हमने 2 बॉल ड्रा करनी है तो एक अगर ब्लैक आ गई है और रेड 0 है, तो इसका मतलब जो दूसरी बॉल है वो ग्रीन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 1 और 1, यानी 1 ब्लैक और 1 रेड हो, तो इसका मतलब ग्रीन कोई नहीं आएगी, दिस इज़ आल्सो वर्केबल। और अगर मैं कहता हूँ जी 1 के साथ 2 भी, ये वाला 1 के साथ 2 आए, तो भाई हमने तो 2 ही बॉल ड्रॉ करनी है, तो एक ब्लैक और 2 रेड, ये तो आउट ऑफ कार्ड है। इसका मतलब है 1 और 2, ये जो पेयर है 1 और 2, ये वर्केबल नहीं है, ठीक है। इसको हम जहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका चांस ही नहीं है कि जी एक बॉल ब्लैक आ जाएगी, 2 रेड आ जाएंगी, तो क्योंकि हमने 2 ही बॉल सेलेक्ट करनी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है यहाँ पे, क्लियर। सिमिलरली अगर हम 2 के साथ जाते हैं, अब
2 और 0, तो 2 और 0 वर्केबल है। 2 और 1 ये भी वर्केबल नहीं, क्योंकि 3 बॉल्स तो हमने निकालनी नहीं है, तो इसका मतलब ये पेयर भी हम नहीं लेंगे। और फाइनली 2 और 2, इसकी प्रॉबिलिटी, तीनों पेयर जो मैंने अब लिखे हैं यहाँ पे खुद से, 1 2 या 2 1 या 2 2, इन तीनों की प्रॉबिलिटी 0 है, क्योंकि ये चांस जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे, क्योंकि वी आर जस्ट ड्राइंग 2 बॉल्स। तो 2 बॉल्स ड्रा करेंगे तो उसमें से कैसे पॉसिबल है कि जी एक ब्लैक आ गई है या 2 रेड आ गई, बॉल ही 2 जो ड्रा की हैं, तो 3 कैसे निकल सकती हैं। तो इसलिए तीनों जो है ये वर्केबल नहीं है, इनकी प्रॉबिलिटीज़ जो हैं वो 0 होंगी। अब हम चलते हैं और देखते हैं इनकी प्रॉबिलिटीज़ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ज़रा इसको रेज कर दूँ पहले। ओके जी, ये प्रॉबिलिटी हमने 0 0 के लिए, तो हम इन सारे 6 पेयर्स के लिए प्रॉबिलिटीज़ निकाल लेंगे। तो अगर हम F0 0 लिखेंगे, इसका मतलब है X 0 है और Y भी 0, इसकी प्रॉबिलिटी आप निकालना चाह रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये, कम्बिनेशन के फार्मूला से आपने किया भी हुआ पहले। X 0 का मतलब ये है कि ब्लैक बॉल 0 आ रही है, और Y 0 का मतलब ये है कि रेड बॉल भी 0 आ रही है। तो इसका मतलब है इस 3 में से भी 0 आ रहा है और इस 2 में भी 0, तो फिर दोनों बॉल्स कहाँ से आएंगी, द बोथ बॉल्स विल बी ग्रीन दैन। तो इसका मतलब है 3C0 2C0 एंड 3C2, तो यही मैंने ऊपर लिखा है, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस टोटल जो है वो 8C2 28। तो ये प्रॉबिलिटी मेरे पास आ गई 3/28। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x = 0 एंड y = 0, यानी ब्लैक बॉल भी नहीं आएगी, रेड भी नहीं आएगी, दोनों ग्रीन आएंगी, ये उसकी प्रॉबिलिटी है। सिमिलरली F01 की प्रॉबिलिटी मैं फाइंड कर लूँगा। दिस इज़ अगेन विद सेम मेथड कि जी X0 का मतलब ये ब्लैक बॉल 0 है, Y का मतलब ये कि रेड बॉल अब 1 आ गई। जब रेड बॉल 1 आ जाएगी तो अगर ऊपर देखें आप यहाँ पे 0 ब्लैक बॉल, रेड बॉल 1 आ गई है, इसका मतलब ग्रीन कितनी होगी, वो भी 1 होगी। सो 2C1 रेड के लिए, 3C1 ग्रीन के लिए, और ये 3C0 फॉर ब्लैक। और डिवाइज़र में हमारे पास सैम्पल स्पेस में टोटल 8C2 ही है। तो दिस 6/28 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 ब्लैक बॉल एंड 1 रेड बॉल। तो हम ग्रीन का जिक्र नहीं करें क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो रेड और ब्लैक बॉल में है, तो जो बाकी बच जाएंगी वो ग्रीन होंगी ऑटोमेटिकली। इस चीज़ को आपने ज़रा देखना है। आगे आए तो ये बाकी प्रॉबिलिटी 0 2 के लिए, तो ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इनको 1 by 1 डिस्कस नहीं करूँगा, विल लीव इट नाउ। F10 और F11 एंड F20, तो सारी प्रॉबिलिटीज़ हमने फाइंड कर ली। लेट्स जस्ट प्लेस इट इन अ टेबल। अब हम सब को एक टेबल में प्लेस कर देंगे ताकि हमारे पास जॉइंट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है 2 वे टेबल, ज़रा वो हमारे सामने आए। तो ये रहा जी वो टेबल, जिसमें Y वेरिएबल और X नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स के लिए आपने 0 1 2 ये 3 पॉसिबिलिटी लिखी थी। नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए आपने 0 1 2, और ये जो प्रॉबिलिटीज हमने फाइंड की, यानी पहली प्रॉबिलिटी 3/28, ये दिस वन, दिस इज बेसिकली F of 0 0। और इसी तरह आप बाकी प्रॉबिलिटीज़ को यहाँ से पढ़ सकते हैं। और 3 ऐसे कम्बिनेशंस बने थे वहाँ पर जो मैंने बोला था तब कि वर्केबल नहीं है, यानी ब्लैक बॉल 1 आ जाए और 2 जो है वो रेड बॉल आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि बॉल्स ही 2 ड्रा कर रहे हैं। इसलिए जो इम्पॉसिबल इवेंट थे उनकी प्रॉबिलिटी क्या होती है, 0। तो इस टेबल में आपको 3 प्रॉबिलिटी 0 नज़र आ रही हैं। अगर आप इस पूरे टेबल को एग्जामिन करें तो हमने यही टेबल पहले भी एक एग्जाम्पल के लिए, जब आपको पहली एग्जाम्पल दी थी जॉइंट PDF की, तब भी हमने यही टेबल यूज़ किया था। इस टेबल में कोई भी प्रॉबिलिटी ऐसी नहीं है नेगेटिव होगी भी नहीं, तो सारी प्रॉबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और सब प्रॉबिलिटीज़ को सम कर लें तो ये उसका आंसर 1 है। तो दिस इज अ जॉइंट PDF फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स x y जो हमें चाहिए था। अगर आप गौर करें तो जो प्रॉबिलिटीज़ हमने फाइंड की हैं वो सारी प्रॉबिलिटीज़ इस मैथमेटिकल फंक्शन से फाइंड हो सकती हैं। सो वी कैन आल्सो हैव अ फंक्शन ऑफ जॉइंट PDF, सिर्फ टेबल नहीं, उसका एक फंक्शन भी हो सकता है। यह फंक्शन कैसे लिखा मैंने, अगर आप नोटिस करें तो एक बड़ा अच्छा पैटर्न था उसके अंदर। ये 3 जो है ये ब्लैक बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं, ये 3 जो है ग्रीन बॉल हैं। अगर 3 में से x बॉल अकर हो रही है, क्योंकि x मेरे पास रैंडम वेरिएबल था जो कि ब्लैक बॉल के लिए था, और y रैंडम वेरिएबल था जो कि रेड बॉल के लिए था, तो मैंने उसको x लिख दिया, उसको y। टोटल बॉल्स क्योंकि मुझे 2 सेलेक्ट करनी है, तो इसका मतलब अगर x बॉल्स आ चुकी हैं ब्लैक और y बॉल्स आ चुकी हैं
रेड, तो ग्रीन बॉल्स कितनी आएंगी 2 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर होगी ना बात। अगर एक्स बॉल 1 निकली है, वाई भी 1 है, तो इसका मतलब है कि तीसरी बॉल जो ग्रीन है वो 0 आएगी। 2 ही तो बॉल ड्रा करनी है हमने, तो तीसरी के लिए तो ये हमने कुछ फंक्शन इसका बना लिया, 2 माइनस एक्स माइनस वाई लिख दिया उसके कम्बिनेशन में। और हम देखेंगे लिमिट्स क्या है इसकी। एक्स की लिमिट यहाँ 0 1 2 है, वाई की लिमिट भी 0 1 2 है, जबकि साथ एक और रिस्ट्रिक्शन यहाँ इम्पोज हो रही है कि एक्स प्लस वाई जो है अगर हम इन दोनों को जमा कर लें, और ये वो रिस्ट्रिक्शन थी जो कि हमें ये 3 प्रोबेबिलिटी जो मैंने कहा था वर्केबल नहीं है, इसको इंश्योर कर रही हैं कि एक्स प्लस वाई दोनों को जमा कर लें तो वो ग्रेटर देन तो 0 होगा, बट इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। 2 से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 2 बॉल्स ही तो हमने ड्रा करनी है, 2 से नहीं बढ़ सकेगा ये। तो ये रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। तो ये फंक्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला फंक्शन, इसमें अगर हम इसको x की रेंज पर इसका सम अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास यहाँ से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन y की बन जाएगी। अगर हम y का यहाँ पे सम अप्लाई कर दें तो हमारे पास मार्जिनल ऑफ x बन जाएगी। और ये फंक्शन इटसेल्फ जो है f ऑफ एक्स वाई, ये जॉइंट PDF है। तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन से भी कर सकते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट, और हम इस टेबल को, दिस टेबल इज आल्सो, ये टेबल जो है दिस इज आल्सो जॉइंट PDF ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल, हम इस टेबल को भी आगे यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड फॉर फाइंडिंग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस इवन। तो हम चलते हैं, देखते हैं जिसको हम सेकंड पार्ट हम इसको कैसे करते हैं। और यही 2 कंडीशंस हैं PDF की जो यहाँ से फुलफिल भी हो रही हैं। लुक, द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट ऑल प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। द सेकंड कंडीशन इज़ कि अगर आप x और y दोनों को सम कर दें, यानी टेबल की सारी एंट्रीज को सम कर दें अंदर जो प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, तो उसका सम 1 है। तो यस, both conditions are fulfilled, so this is a joint PDF for 2 random variables x y। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। अभी हम देखेंगे वो 6 कम्बिनेशंस जो हमने बनाए थे इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़। तो आप इन गौर से इन 6, क्योंकि 6 ही तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की हैं, टोटल 6 ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो मिलके इनका आंसर 1 बन रहा है। तो बाकी पेयर्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, अब आप इन 6 पेयर्स में से वो 3 पेयर्स आइडेंटिफाई करें जिनके लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी जो कंडीशन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 है, वो कौन से पेयर हैं 6 पेयर्स में से। तो ये मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर द पेयर, कि अगर हम इनको ऐड कर लें दोनों वैल्यूज़ को, यानी x प्लस वाई, ये x है और ये y है, अगर हम ऐड करें तो इस केस में आंसर 0 आ रहा है, इस केस में आंसर 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, बाकी केसेस में आंसर 2 आता है। तो हमारे पास कंडीशन ये x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये 3 केसेस हैं, 0 0, 0 1 और 1 0। इन तीनों केसेस के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटीज़ पड़ी मेरे पास, अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये आपने इसको अब खुद से इसको एनालिसिस करना है कि जो प्रोबेबिलिटीज मैंने पीछे टेबल से उठाई हैं, f ऑफ 0 0 ये भी टेबल से ली है, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल था लास्ट स्क्रीन के ऊपर आपने देखा, उसमें से मैंने 3 प्रोबेबिलिटीज़ निकाली अपनी कंडीशंस के मुताबिक और उनको ऐड कर दिया। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। हमने इनके मार्जिनल निकालने हैं। अब तो हम कैसे निकालेंगे, देखें। अगर मैं x 0 के लिए y की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दूं तो ये जो टर्म बनी मेरे पास, अगर आपको याद होगा डिटेल टेबल में, दिस इज g ऑफ 0, उस वक्त हमने इसको लिखा था g ऑफ xi, यानी g ऑफ x1, g ऑफ x2, और सिमिलरली ये g ऑफ 1 है, ये g ऑफ 2 है। और इसका मतलब है कि हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है हमारे पास, उसमें अगर हम उनकी रोज़ को ऐड कर दें तो वी विल गेट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x, और अगर हम उनके कॉलम्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y, और अगर सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें वो आंसर 1 है। यानी g ऑफ x की सारी प्रोबेबिलिटीज़ भी ऐड होकर 1 बनेगी, क्योंकि वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी तब जब उसकी प्रोबेबिलिटी सारी ऐड होगी 1, और सिमिलरली h ऑफ y भी ऐड होके 1 बनेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं उसको ऐसे लिख लूँ, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x की, यानी x की वैल्यूज़ को और उसके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटीज़ मैंने जो अभी ऐड की हैं टेबल में वो लिख दी मैंने, और सिमिलरली अगर मैं y के लिए लिख दूँ तो y इज़ इक्वल टू 0 1 2 और उनकी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे,
तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई बन गई हमारे पास। अच्छा, यहाँ से हम देखेंगे कि हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए मैंने बताया था, आप देखें ये दे आर नो लॉन्गर अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई की नहीं है, तो एक किस्म की ये यूनिवेरिएटी बन गई, दोनों एक्स और वाई की अलग अलग कर ली हमने, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए हैं। तो अब इनकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है अगर एक्स की, तो सिंपली इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें आप। एक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से और उनको अगर आप ऐड कर लेंगे तो यही फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ पर यूनिवेरिएट केस है, हम सम की बात कर रहे हैं। जैसे ही ये कॉन्टिन्यूस केस जाएगा तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेट करेंगे एक्स की रेंज के लिए। तो यहाँ पर एक्स की रेंज के लिए हम उसको सम कर रहे हैं, 3 नंबर थे 0 1 2, उसके लिए हम उसको सम कर रहे हैं। तो इस कॉलम का सम जो है दैट इज 0.75, यही हमारा मीन बन गया है अब एक्स का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मुझे फाइंड करना है इसका वेरिएंस, तो मैं यही कॉलम जो एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, इसको दोबारा एक्स रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो एक्स स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकल आएगी, जस्ट लाइक दिस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है तो याद रखें आपने प्रोबेबिलिटीज़ के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है तो आपने प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, यानी प्रोबेबिलिटी जो थी जी ऑफ एक्स, उसके साथ अपने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसको जब मल्टीप्लाई आपने किया तो आंसर आया जी आपके पास 0.96। इन दोनों आंसर्स को यूज़ करते हुए यू कैन कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू जो आपने यहाँ पर 0.96 आई है हमारे पास, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, फाइन। और ये 0.75 आई है उसको हम यहाँ पुट करके स्क्वायर ले लेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू फॉर वेरिएंस दैट इज़ 0.398। तो ये वेरिएंस आ गया एक्स का। सिमिलरली यहाँ पे वाई का वेरिएंस मैंने निकालने जा रहा, वाई का वेरिएंस आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे सेम इसी तरह, यानी यहाँ पे आप एक कॉलम बना लेंगे दैट विल बी y इंटू एच ऑफ वाई, और फिर एक कॉलम बन जाएगा एंड पर y स्क्वायर इंटू एच ऑफ वाई। तो यहाँ से आपके पास मीन और वेरिएंस y रैंडम वेरिएबल के लिए भी निकल आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको देखते हैं अब। अच्छा, इसमें हम देखें तो मेरे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एफ ऑफ एक्स गिवन 1, मतलब मुझे x के लिए निकालनी है जबकि y इज इक्वल टू 1 है। तो ये बिल्कुल जो फार्मूला मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू एक्स गिवन दैट y इज इक्वल टू 1। तो आपको याद होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी दैट a गिवन b अगर हमने निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इंटरसेक्शन मतलब एंड a एंड b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर हमने ये फार्मूला लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो गिवन में है उसके साथ उसका एंड और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो ये जो फार्मूला हमने लिख लिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमने उस फार्मूला को लिख लिया है। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ऊपर वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा 1, यानी x के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, y वहाँ पे फिक्स है 1, और डिवाइडेड बाय जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 है, वो तो y इज इक्वल टू 1 का मतलब है x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सम हो गई हैं, और y 1 के लिए प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो दैट इज़ h1। और जो h1 है वो हम कैसे लेते हैं, टेबल से हम लेते हैं हमेशा। ये देखें ये टेबल था, अगर हमने वहाँ से h1 उठाना है सिर्फ, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये देखें h ऑफ 1 वो तो यही कॉलम है जहाँ पर y 1 है, और x की सारी प्रोबेबिलिटी जब 1 2 3 इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा h ऑफ 1, वो है 3/7। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, ये वाला जो ऊपर मैं अभी जिसको बॉक्स में बंद करने जा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय h1, इसके अंदर हम h1 की वैल्यू लगा देते हैं, h ऑफ 1 की। h ऑफ 1 की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास ये जो बना 7/3, ये इतना 7/3, और साथ हमने एफ ऑफ x1 ये वैसे रखा, और x की रेंज है हमारे पास 0 1 2। सो दिस इज नोन एज द कंडीशनल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फॉर, और उसमें क्या है जी, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 1, ये गिवन है उसमें। सो यहाँ से हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हमने अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, तो हम सिंपली इस फंक्शन में अब वैल्यूज पुट करेंगे तो निकल आएगा। लुक, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिवन 1 के लिए निकालते हैं। गिवन 1 तो ऑलरेडी जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकाल चुके हैं गिवन y इज इक्वल टू 1 के लिए, तो अब x की वैल्यू ही चेंज करनी है इसमें और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आती जाएंगी। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 रखी, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट f01, और f01 कहाँ से आएगा, f01 इज दिस नंबर। अभी मैं देखें सर्कल करने लगा हूँ, दिस इज f01, 0 का मतलब है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 101, 6/28, और नीचे h(1) आप निकाल चुके हैं, दैट इज वो नीचे डिवाइजर में 3/7 है, तो वो जब 7/3 चला जाएगा, लुक, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। सिमिलरली मैं अगर बाकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि x की वैल्यू 0 के लिए मैंने निकाल ली है, x1 के लिए f(1) गिवन 1 और x2 के लिए f(2) गिवन 1, तो तीनों प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं। अगर तीनों प्रोबेबिलिटीज दीज थ्री प्रोबेबिलिटीज आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, लुक, दीज थ्री प्रोबेबिलिटीज आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। और अगर इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को x की तीनों वैल्यूज के साथ मैं लिख दूं, तो ये मेरे पास ये वाली जो चीज़ बन गई है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया है फॉर x, क्योंकि मैंने x की सारी वैल्यूज यहाँ दे दी हैं 0 1 2 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1 के लिए आ गया ये, और इसका भी सम हमेशा 1 आएगा क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये प्रोबेबिलिटी थी हमने फाइंड करनी थी, तो x0 के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ये x0 है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और आप देखें यही हमने फाइंड करनी थी। फाइनली चलते हैं, वी वांट टू सी दैट वेदर x एंड y आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस, f ऑफ x y शुड बी इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ y। यानी अगर आप दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस आपके पास हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर उनका आंसर आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बराबर आ जाए, तो इट मीन्स x एंड y आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन नहीं है, लाइक इन दिस केस वी डोंट हैव फंक्शंस बट वी हैव द टू वे टेबल, लाइक हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, इसमें से हम कैसे निकालेंगे इंडिपेंडेंस। तो हम लेट्स चेक इट फॉर f01। लुक, f01 कहाँ पे है, इसका मतलब है x0 और 1, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट। f01 क्या ये बराबर है g0 इंटू h1। अब g0 और h1 कहाँ से आया, ये 0 x का और ये 1 y का, ठीक है। अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटी g ऑफ 0 और g ऑफ 0 और h ऑफ 1 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और f ऑफ 01 के बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब है कि x एंड y आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। सारे पेयर अगर हम चेक कर लेंगे, तो हम चेक करते हैं पहला पेयर ये 0 1 के लिए, तो लुक, ये तीन प्रोबेबिलिटीज़ हैं जी, 10/28, 12/28, अगर इनको मल्टीप्लाई करें, ये मार्जिनल है दोनों इस केस में, तो उसका आंसर बराबर नहीं आता है f ऑफ 01। तो पहला ही आंसर जब बराबर नहीं आया, तो देयर इज़ नो नीड टू चेक अदर एंट्रीज। इसका मतलब है x एंड y आर नॉट स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो ये एग्जांपल नंबर 2, इसमें भी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि क्या x और y दो रैंडम वेरिएबल हैं, आर दे स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर मैं आपको फंक्शन से बताऊंगा कि कैसे फंक्शन से हम बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये जॉइंट PDF जो ऊपर लिखी है, f ऑफ x y इज इक्वल टू दिस वन, x इंटू वाई स्क्र डिवाइडेड बाय 30, और x की रेंज है 1 2 3 एंड y की रेंज है इसके लिए 1 and 2, और ये जॉइंट PDF है फॉर अंडर वेरिएबल x एंड y। कंडीशन वही है, f ऑफ x y इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ y। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इट मीन्स द बोथ रैंडम वेरिएबल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। अगर नहीं होती तो इसका मतलब है बोथ रैंडम वेरिएबल्स आर नॉट स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो चलते हैं इसको चेक करने के लिए। सबसे पहले हमें g ऑफ x निकालना है और h ऑफ y, यानी हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है इस जॉइंट से। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें g ऑफ x निकालना है, ये फर्ज करें, तो हम y की वेरिएशन उसमें अप्लाई कर देंगे, यानी हम लेंगे जॉइंट डेंसिटी फंक्शन x y का, उसमें हम y की
वेरिएशन अप्लाई कर देते हैं, y का सम अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, g ऑफ x द मार्जिनल ऑफ x। तो ये पूरे का पूरा मैंने उसका PDF लिखा जॉइंट, y की लिमिट है फ्रॉम 0 to 1, तो y को पहले 1 अप्लाई किया, फिर y को 2 अप्लाई किया उसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया, तो आई गेट द आंसर ऑफ x डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो x डिवाइडेड बाय 6 है, दिस इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और इसमें x की रेंज क्या है, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली वी हैव h ऑफ y यानी मार्जिनल ऑफ y। तो उसमें क्या करूँगा जी, x की रेंज है फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो x को मैंने 1 to 3 और वही फंक्शन है, तो x को 1 रखा मैंने, 1/30 मैंने कॉमन ले लिया, x को 1 रखा पहले, फिर मैंने x को 2 रख लिया, राइट, फिर मैंने x को 3 रख लिया। तो ये जो मेरे पास फ्रैक्शन बना, मैंने जब इसको सॉल्व किया तो आई गेट द आंसर y स्क्वायर ओवर 5। अब y स्क्वायर ओवर 5 दिस इज मार्जिनल फॉर y, इसमें y की लिमिट होगी दैट इज 1 एंड 2। तो ये जो दो मेरे पास मार्जिनल बनी है x ओवर 6 और y स्क्वायर ओवर 5, अगर मैं दोनों मार्जिनल्स को मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखें x ओवर 6 और y स्क्वायर ओवर 5, तो मेरे पास आंसर जो आता है एक्स वाई स्क्वायर ओवर 30 विच इज़ इक्वल टू द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब है कंडीशन फुलफिल हो गई है, देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। नाउ वी विल मूव फ्रॉम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो कॉन्टीन्यूअस में क्या है हमारे पास, जब एक्स और वाई वेरिएबल दोनों जो हैं अगर वो कॉन्टीन्यूअस हो जाते हैं तो हम जॉइंट PDF फॉर कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स की बात करते हैं। और कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स में और डिस्क्रीट में आप देखेंगे एक समेशन साइन और इंटीग्रेशन का डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। सो अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x एंड y डिनोटेड बाय f ऑफ x y सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जी, कि आपके पास जो f ऑफ x y जॉइंट प्रोबेबिलिटी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई, यहाँ पर x की भी रेंज होगी और y की भी रेंज होगी। और सिमिलरली इफ़ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन, और अगर हम उसमें x और y दोनों के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दें उस फंक्शन को, तो आंसर 1 होना चाहिए। इसको आप यूनिवेरिएट केस से कंपेयर करें तो वहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल की हम बात करते थे कि f ऑफ x को अगर हम x की इंटायर रेंज पर इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर 1। तो यहाँ पर हमें डबल इंटीग्रेशन की तरफ चले गए क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो जॉइंट PDF है। अब कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स दो हैं इसके अंदर, x एंड y, एक नहीं है। तो अगर हम दो वेरिएबल्स की मौजूदगी में ये प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पर x जो है वो a और b के दरमियान फॉल करे, y जो है वो c और d के दरमियान फॉल करे, क्या प्रॉपर्टी है, तो एक वक्त में हमें देखना दोनों को। x की इंटीग्रेशन पर हम रेंज x की लगा देते हैं a एंड b, y की इंटीग्रेशन पर रेंज y की लग जाती है c एंड d, फंक्शन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डबल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले हम उस फंक्शन को y से इंटीग्रेट करके y की रेंज लगा देंगे, जब फंक्शन थोड़ा सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम उसको x के लिए इंटीग्रेट करके x की रेंज लगाएंगे। तो फाइनली दोनों इंटीग्रेशन जब हो जाएंगी, दोनों की लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है दैट x फॉल्स बिटवीन a एंड b एंड y फॉल्स बिटवीन c एंड d। रिमेंबर a b c d यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होंगे और f ऑफ x y यहाँ पर कोई ना कोई जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, तो हम ये प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। लुक, अब तक हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की आ गई है तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो प्रॉपर PDF है, ये दो कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे। और उसके लिए हम कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई रेंज के अंदर x की कोई रेंज हो आपके पास और y की कोई रेंज हो, तो आप इस इंटीग्रेशन के ज़रिए उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूअस PDF और जॉइंट के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने जो जैसा हमने दिस इज़ वेरी मच एनालॉगस टू द यूनिवेरिएट केस, और यूनिवेरिएट केस के अंदर आपने पढ़ा था कि आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट टू अ वैल्यू x। उस वक्त हम x के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएट था, अब हम उसको दो, क्योंकि हमारे पास जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो वेरिएबल्स के लिए है और दोनों वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन अलग अलग से, और उनकी लिमिट्स भी हम एक की लिमिट रखेंगे -∞ टू x, और जब y के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हम उसको रखेंगे -∞ टू y। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट x इज़ लेस देन x और y इज़ लेस देन y, तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल F ऑफ x y। जब हम कैपिटल F लिखेंगे तो याद रखें वो
जो चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगी। जब उससे स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इज़ अ क्यूमुलेटिव फंक्शन, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हुई होती हैं। यानी अगर मैं लिखता हूँ एक्स, लुक, अगर मैं इसकी बात करता हूँ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, का मतलब है कि इसमें मैं एक्स की लोअर लिमिट दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल एक्स, वहाँ तक प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लिया है, मैंने क्यूमुलेट कर लिया है। सिमिलरली वाई की रेंज पर भी हमने माइनस इन्फिनिटी टू वाई तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसका मतलब है कि जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ, स्मॉल एफ वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई। और सिमिलरली अगर यूनिवेरिएट में आपने देखा होगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा स्मॉल एफ की तो वो बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मैं दोबारा डेरिवेटिव ले लूँ तो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन में। सो पीडीएफ से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डीएफ और डीएफ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये बना सकते हैं आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करके उन दोनों का। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना रहा हूँ, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो यू कैन ऑलवेज मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप उसकी इंटीग्रेशन ना करें, आप उसका डेरिवेटिव ले लें। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो आप उसकी इंटीग्रेशन कर लें तो वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव अप्लाई करके अपनी मर्जी का फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे हम यूनिवेरिएट केस के अंदर सिंगल डेरिवेटिव से काम चलाते हैं, सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो वो पीडीएफ बनती थी। सिमिलरली यहाँ पर चूंकि हमारे पास बाइवेरिएट केस है, तो बाइवेरिएट केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई अप्लाई करें तो हमारे पास बनती है कि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर और रादर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई बन जाता है जी। तो इसका मतलब है कि वही कॉन्सेप्ट हैं यूनिवेरिएट वाले, वही यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम इस तरह करके इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए वेरी सिंपल, इफ़ यू वांट टू फाइंड द मार्जिनल फॉर एक्स अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑफ वाई और y की लिमिट पर इंटीग्रेट कर दें। और अगर मार्जिनल ऑफ y चाहिए आपको, ये देखें मार्जिनल ऑफ x के लिए आपने क्या किया, आपने y की लिमिट पर इंटीग्रेट कर दिया। सिमिलरली मार्जिनल ऑफ y के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और x की रेंज होगी। किसको करेंगे, ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे दोनों केसेस में। तो ये वेरी सिंपल, इसमें आपको डबल इंटीग्रेशन नहीं करनी, एक इंटीग्रेशन कर लेनी है। और आपका जो फंक्शन आएगा वो, अगर आप पहले केस में हैं लाइक जी ऑफ एक्स आप निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर आप जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास x की फॉर्म में फंक्शन रह जाएगा। तो यहाँ पर x की लिमिट रह जाएगी फिर आप, क्योंकि जी ऑफ एक्स के लिए आप x की लिमिट फिर यूज़ करेंगे, y की लिमिट तो अप्लाई हो जाएगी वहाँ पर। सिमिलरली एच ऑफ वाई के लिए आप y की लिमिट यूज़ करेंगे, x की लिमिट वहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगी मार्जिनल। और अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x और इस तरह की चीज़ें निकालनी है तो आप फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ करेंगे। फाइनली द कंडीशनल पीडीएफ्स, जिस तरह आपने डिस्क्रीट में कंडीशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी तरह कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंडीशनल पीडीएफ का कॉन्सेप्ट आता है। द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, और नो डाउट कॉन्टीन्यूस होगा, x गिवन दैट y टेक्स द वैल्यू y, यानी y को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे के आप x की कंडीशनल फाइंड कर सकते हैं, या आप y की कंडीशनल फाइंड कर सकते हैं x को स्पेसिफिक वैल्यू दे के। तो मैं यहाँ पर x गिवन y की बात करने वाला हूँ। सो दिस इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जैसे हमने पहले लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b को प्रोबेबिलिटी दैट a इंटरसेक्शन b गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो जो दो की गिवन है हम उसकी ज्वाइंट ऊपर लिख लेते हैं और नीचे जो गिवन वाली है उसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट एच ऑफ वाई। और आपने देखा कि एच ऑफ वाई जो है मार्जिनल बनती वो तो इटसेल्फ पीडीएफ है, सो वो उसकी कंडीशन फुलफिल होती है कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये फार्मूला है कंडीशनल पीडीएफ का। सिमिलरली वाई गिवन एक्स के लिए भी हम ये निकाल सकते हैं। तो ये दो कंडीशनल पीडीएफ मैंने लिखी, वन फॉर वाई गिवन अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड द अदर वन इज फॉर एक्स गिवन द वैल्यू ऑफ वाई। तो आपने ज्वाइंट पीडीएफ को डिवाइड करना है मार्जिनल पर। अगर आप x गिवन y बना रहे हैं तो मार्जिनल ऑफ y पर,
और अगर आप y गिवन x बना रहे हैं तो मार्जिनल ऑफ x पर डिवाइड करना है ज्वाइंट को, तो आपके पास कंडीशनल पीडीएफ्स आ जाएंगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3। पहली दो एग्जाम्पल थी डिस्क्रीट केसेस की, यहाँ पर हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ थी फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3 जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है ज्वाइंट पीडीएफ की, लेकिन इस दफ़ा ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर है। तो ये एक हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर 3। एक्स की भी रेंज दी गई है 0 to 1 और वाई की भी रेंज दी गई है फ्रॉम 0 to 2 और 0 एल्सवेयर। ये फंक्शन को लिखने का मेथड है कि जी एक्स की रेंज पर और वाई की रेंज पर फंक्शन डिफाइन होता है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 3 है, और इस रेंजेस के बाहर अगर जाएंगे एल्सवेयर तो यही फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि बेसिकली इस फंक्शन ने क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोबेबिलिटीज प्रोड्यूस करनी है। चेक दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज अ पीडीएफ। अब कैसे चेक करेंगे, अभी पिछली स्क्रीन में बताया हम इंटीग्रेट कर देंगे। हम इसी फंक्शन को x पर भी और y पर भी डबल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अगर उसका आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे जी ठीक है ये तो पीडीएफ है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसी फंक्शन को देखें, ये x और y की रेंज में पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नज़र आ रहा है। x की रेंज 0 to 1 है और y की रेंज 0 to 2 है, और फंक्शन बिल्कुल ये पॉजिटिव वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन यहाँ पर हम आगे जाके देखेंगे। पहली कंडीशन तो नज़र आ रही है, दूसरी हम इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ। तो मार्जिनल पीडीएफ के लिए दोनों पीडीएफ मार्जिनल अगर निकालनी है, आपने x की निकालनी है तो y की रेंज पर इंटीग्रेट कर दें, y की निकालनी है तो x की रेंज पर इंटीग्रेट कर दें, तो हम फाइंड कर सकते हैं मार्जिनल भी। और जब मार्जिनल आ जाएंगी तो वी कैन फाइंड देयर मीन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज द मीन ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज द मीन ऑफ y, और सिमिलरली उनके वेरिएंस भी निकल सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया गया जी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड वेरीफाई दैट कि वो जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स गिवन वाई क्या वो पीडीएफ भी है प्रॉपर। तो बिल्कुल पीडीएफ चेक करने की वही दो कंडीशंस हैं जो कि हमने ज्वाइंट के लिए रखी हैं, वही हम कंडीशनल के लिए अप्लाई करेंगे, वही दो कंडीशन। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। वी नो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी अ पीडीएफ इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन है हमारे पास कि जी एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आप इसी एफ ऑफ एक्स वाई ये देखें, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों y की रेंज के लिए x की रेंज के लिए, तो उसका आंसर 1 है। तो करते हैं जी, देखते हैं। पहली कंडीशन तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि x और y की रेंज पर वो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज़ हमें दे रहा है, या 0 या पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल होती है। तो लेट्स गो टू द सेकंड कंडीशन। ये सारे स्टेप किए हुए हैं, बेसिकली दिस इज़ एन इंटीग्रेशन क्वेश्चन नाउ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने वो पूरा जो आपका पीडीएफ है वो लिख दिया। पहले मैं उसको x से इंटीग्रेट करूँगा और x की रेंज 0 to 1 है, फिर मैं उसको y से इंटीग्रेट करूँगा और y की रेंज 0 to 2 है। तो जब x से इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर है तो x क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पर y और 3 ये दो कांस्टेंट है क्योंकि हम x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6। तो ये थोड़ा सा सोल्यूशन है, आपको एक दो स्टेप करने हैं। दिस इज़ वेरी इजी इंटीग्रेशन, इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन यूज़ नहीं हो रही। तो इसमें लिमिट लगाएंगे x की, लिमिट लगा के देखेंगे तो फंक्शन ये हमारे पास ये बच गया। अब इसको y से इंटीग्रेट कर देंगे हम, बाकी सारी चीज़ें इसमें कॉन्स्टेंट है, y से इंटीग्रेट किया, y की लिमिट लगाई, सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर इसका 1 आया। इट मीन्स इट इज़ अ पीडीएफ। तो पहली चीज़ वेरीफाई हो गई कि हमारे पास जो फंक्शन था ज्वाइंट पीडीएफ फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स x एंड y वो प्रॉपर पीडीएफ है, क्योंकि जैसे हमने उसको इंटीग्रेट किया x और y दोनों के एतबार से और हमारे पास आंसर जो 1 आ गया। आगे चलते हैं, हम उसकी निकालनी है जी मार्जिनल। तो जैसे पहले पता है कि मार्जिनल अगर हम x की निकालना चाह रहे हैं, मार्जिनल ऑफ x, तो डेफिनेटली हम ज्वाइंट फंक्शन को y पर इंटीग्रेट करेंगे और y की लिमिट लगा देंगे। y की लिमिट यहाँ 0 to 2 है और ज्वाइंट फंक्शन वही है जो सारा पहले मैंने यहाँ लिखा था, फर्स्ट द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। उसको हम सिर्फ y के लिए इंटीग्रेट करेंगे, x हमारे लिए यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ y के लिए इंटीग्रेट। तो y के लिए इंटीग्रेट अगर x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर वैसे रहेगा, y साथ आ गया, और x हमारे पास कांस्टेंट है तो y स्क्वायर ओवर 2 आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 बन गया नीचे, और 0 to 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके कॉमन ले लें इसमें से अगर, तो ये हमारे पास जो फंक्शन बनता है दिस इज़ द मार्जिनल फॉर x, और डेफिनेटली इसके अंदर x की रेंज रह जाएगी क्योंकि y की रेंज तो हमने अप्लाई कर दी है। सेम केस विद h ऑफ y।
तो ये भी आप देख लें, अगर जॉइंट पीडीएफ को हमने x के लिए इंटीग्रेट किया और x की रेंज पर, और x की रेंज हमारे पास क्या है 0 to 1। हम देखें इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो आपके लिए जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, x की इंटीग्रेशन करनी है, x³ प्लस y कांस्टेंट है, x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 नीचे आ जाएगा, y कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, 0 to 1 उसकी रेंज है। अप्लाई करेंगे, थोड़ा इसमें सॉल्व किया तो ये हमारे पास बना मार्जिनल ऑफ y, जिसको हम h(y) लिख सकते हैं, और इसमें रेंज है y की 0 to 2। सिमिलरली ये g(x) और h(y) हमारे पास दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस बन गई हैं। इन दोनों मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और y और वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो क्विकली आई एम गोइंग थ्रू दिस नाउ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है, क्योंकि x वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज़ द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो आप x को मल्टीप्लाई करें g(x) से, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू x की लेना चाह रहे हैं, और x की रेंज अप्लाई कर दें उस पर। x की रेंज 0 to 1 है, ये x रहा, और ये पूरा फंक्शन के जो हमने फाइंड किया मार्जिनल ऑफ x। तो मार्जिनल ऑफ x को x से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया उस फंक्शन को x के एतबार से, लिमिट अप्लाई कर दी, तो फाइनल आंसर आया 0.72। सिमिलरली हम इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। जिस भी फंक्शन की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, याद रखें उसको उसकी पीडीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर के निकालना चाह रहे हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद g(x) मार्जिनल ऑफ x, और इसकी x की लिमिट अप्लाई कर दी हमने। इसको सिमिलरली इंटीग्रेट किया और लिमिट लगाई तो आंसर आया 0.567। ये सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें से कोई स्टेप मिस नहीं किया गया, सो यू कैन सी दैट। और वेरिएंस क्या होता है, फार्मूला वेरिएंस का, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। तो यही दो नंबर जो हैं, दिस वन 0.567 एंड दिस वन 0.72, यही दोनों हम यूज़ करके वेरिएंस फाइंड कर लिया हमने इस क्वेश्चन में, जो कि x वेरिएबल के लिए है। अच्छा, यही तीन स्टेप अगर हम y वेरिएबल की मार्जिनल के साथ करें तो वी कैन फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर y वेरिएबल। तो याद रखें, जैसे ही हमने इसकी एक्सपेक्टेशंस वगैरह निकालनी है तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। लुक, सिमिलरली वी कैन फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y फ्रॉम द मार्जिनल ऑफ y। तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में वही फार्मूला, और जो आपने अब देखें यहाँ पर मार्जिनल भी फाइंड कर चुके हैं आप दोनों, और जॉइंट आपके पास पहले ही गिवन है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को मार्जिनल पे डिवाइड करना है। अगर आपने गिवन y निकालनी है कंडीशनल, तो डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ y। तो जैसे हमने जॉइंट को मार्जिनल ऑफ y पे डिवाइड किया, दो फंक्शन हमने डिवाइड किए, थोड़ा सॉल्व किया हमने, तो ये हमारे पास फाइनल फंक्शन आ गया जो कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x है गिवन y। तो इसमें दोनों ही, यानी x की रेंज रहेगी 0 to 1 और y की रेंज रहेगी 0 to 2। सिमिलरली कंडीशनल पीडीएफ फॉर x इज इक्वल टू x। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो मार्जिनल है वो g(x) पे डिवाइड होगा, क्योंकि गिवन x है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जब सॉल्व किया थोड़ा इसके आंसर डिफरेंट आएंगे, क्योंकि इसकी जो मार्जिनल है डिवाइजर में वो डिफरेंट है। तो ये इसका आंसर बन गया, दिस इज कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज स्मॉल x, और इसकी रेंज है x फॉलोज बिटवीन 0 to 1 और y फॉलोज फ्रॉम 0 to 2। हाउ कैन वी वेरीफाई दैट दीज कंडीशनल पीडीएफ्स आर द लेजिटिमेट पीडीएफ? तो हमने ये देखना है कि क्या ये जो पीडीएफ है f(x) गिवन y, क्या ये प्रॉपर पीडीएफ है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि गिवन y तो पहले स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वो निकल चुका है, तो x के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x की हम लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये फंक्शन था जो कि पिछली स्क्रीन पे आपने देखा कंडीशनल, हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखें y यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y एज अ कांस्टेंट x के एतबार से हमने इंटीग्रेट किया, x की ही लिमिट हमने पुट की, थोड़ा हमने इसको सॉल्व किया, तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट होकर y की वैल्यूज हमारे पास आंसर आया 1। सो इट मीन्स दैट द कंडीशनल PDF f(x) गिवन y इज़ अ प्रॉपर PDF। तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया इसका। थोड़ी सी नोटेशंस जो हैं वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हैं, तो इसलिए थोड़े से हैंड आउट जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे या इवन कुछ मटेरियल जिसमें आप कहीं और उसको अगर रेफ़र करें इन्हीं चीज़ों को, तो हो सकता है कि आपको नोटेशंस थोड़ी बहुत डिफरेंट नज़र आएँ।
तो नोटेशंस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जॉइंट पीडीएफ के लिए हमने यहाँ पर पूरे इस वीडियो में यूज़ किया है एफ ऑफ एक्स वाई। कुछ बुक्स में आपको यही नोटेशन नज़र आएगी एफ ऑफ एक्स वाई, लेकिन ये एफ के सबस्क्रिप्ट में वो कैपिटल एक्स वाई लिखता है, दैट मीन्स द रैंडम वेरिएबल, और अंदर उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए लिखता है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ एक्स और वाई। यानी अगर आप बात करते थे एफ ऑफ, अगर आपको याद हो एफ ऑफ 0 1, तो 0 1 आर द स्पेसिफिक वैल्यूज़ दैट अ रैंडम वेरिएबल कैन अटेन, बट दिस इज़ एक्स वाई यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में वो लाजमी लिखता है कुछ बुक्स के अंदर। तो ये डिफरेंट नोटेशन है, डिफरेंट तरीका है इसको लिखने का। जैसे हम मार्जिनल की तरफ गए तो हमने यूज़ किया जी ऑफ एक्स फॉर मार्जिनल ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई फॉर मार्जिनल ऑफ वाई। अच्छा, सेम नोटेशन में अगर आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड देखें तो वो एफ ऑफ एक्स ही लिखता है दोनों को, सिर्फ आप सबस्क्रिप्ट में वो बताता है कि क्या वो एक्स की है मार्जिनल या वो वाई की है। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नोटेशंस का फ़र्क आपको हो सकता है, थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई, तो हम इसमें ये नोटेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ये वाली, या एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। तो इसमें वो कुछ बुक्स वाले जो है वो नोटेशन जो वाई वाले डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एफ ऑफ वाई यूज़ करते हैं, एक्स वाली में वो एफ ऑफ एक्स यूज़ करते हैं। जो गिवन वाला कॉन्सेप्ट है वो साथ ही बताते हैं यहाँ पर एफ सबस्क्रिप्ट के अंदर, दैट एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, वो इधर ही इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। फाइनली द लास्ट एग्जाम्पल जो हम जल्दी से इसको गो थ्रू होंगे, इस एग्जाम्पल में से फिर एक एग्जाम्पल है जो आपके लिए छोड़ी है, जो आपने एज एन एक्सरसाइज करनी है। So let x and y be two jointly continuous random variables with joint PDF। तो हमने यहाँ पर एक joint PDF, अब देखें यहाँ पर दूसरी नोटेशंस यूज़ की हैं, f of x y सबस्क्रिप्ट में दिया गया और ये x y स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं जो कि वो अटेन कर सकता है, एंड द फंक्शन इज़ x प्लस सी वाई स्क्वायर। सी इज़ अ कॉन्स्टेंट और रेंज दी गई है x की फ्रॉम 0 to 1 और y की फ्रॉम 0 to 1, और यही फंक्शन 0 है अदरवाइज। तो सबसे पहला आपका टास्क ये है कि नीड टू फाइंड दैट कांस्टेंट सी, जो कि सी है आप उसको फाइंड कर लेंगे। जब आप सी को फाइंड कर लेंगे तो यू विल प्लेस दैट सी इनसाइड योर जॉइंट पीडीएफ, और जब आप उसको सी को फाइंड करके अपनी जॉइंट पीडीएफ पूरी कर लेंगे, यानी सी की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे दैट एक्स फॉल्स बिटवीन 0 and 1/2 एंड एट द सेम टाइम वाई फॉल्स बिटवीन 0 and 1/2। तो दोनों वेरिएबल्स की लिमिट देके फिर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले टू फाइंड सी, देखें ये आपके पास जो जॉइंट पीडीएफ थी उसको उसने एक्स और वाई से इंटीग्रेट किया -∞ टू +∞, और उसको 1 पुट करेंगे क्योंकि वो बता रहे हैं कि दिस इज़ अ पीडीएफ, तो हम उसको 1 पुट करके सी के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे स्टेप किए हुए हैं यहाँ पर कि ये वो जॉइंट पीडीएफ है, ये जॉइंट पीडीएफ ला के उसने यहाँ पर पुट कर दी, और दोनों रेंजेस 0 to 1 है एक्स और वाई की। तो इसको पहले इंटीग्रेट करेगा तो एक्स की रेंज पुट कर देगा उसके अंदर, फिर इंटीग्रेट करेगा तो वाई की रेंज पुट कर देगा, और फाइनली सॉल्व होकर हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2 + 1/3 सी। हम इसको इक्वेट करेंगे 1 के, क्योंकि ये पीडीएफ है और हमें पता है कि पीडीएफ को अगर हम डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कर दें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को 1 के इक्वेट करके हम जब सॉल्व करेंगे सी के लिए तो हमारे पास आंसर आएगा सी का 3/2। अब यही आंसर सी का हमने यूज़ कर लेना है अपने जॉइंट पीडीएफ के अंदर बिफोर फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी। लुक, अब हमने यहाँ पर x प्लस सी वाई स्क्वायर नहीं किया है, हमने किया x प्लस 3/2 वाई स्क्वायर। तो हमने c को फाइंड कर लिया है, तो c की वैल्यू आप प्लेस कर दी, और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी फ्रॉम x 0 to 1/2, सिमिलरली फ्रॉम y 0 to 1/2। तो हम 0 से 1/2 तक लिमिट्स यूज़ करेंगे और c की जगह पर 3/2 पुट कर देंगे। फंक्शन को पहले x से इंटीग्रेट किया, x की लिमिट लगाई, फिर उसको y से इंटीग्रेट किया तो y की लिमिट लगाई, एंड वी हैव गॉट द फाइनल आंसर दैट इज़ 3/32। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी वी नीड टू फाइंड हियर इन दिस केस। हम इसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो जॉइंट है हमारे पास, हम इसकी मार्जिनल भी बना सकते हैं, मार्जिनल x की और मार्जिनल y की। लोग अगर हम x की मार्जिनल बनाना चाह रहे हैं तो हम उसी जॉइंट पीडीएफ को अब की बार हम c की जगह पे वैल्यू पुट कर चुके हैं। तो ये रहा हमारे पास जो हमारा जॉइंट पीडीएफ है, उसको अगर y की लिमिट पर इंटीग्रेट कर दें तो वो x की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी और x की रेंज पर डिफाइन होगी। ठीक है,
और सिमिलरली अगर हम मार्जिनल चाह रहे हैं y की, लुक एफ ऑफ y, तो हम अपनी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को x पर इंटीग्रेट करके x की लिमिट से उस पर अप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो दिस इज़ द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। और अगर हमें कोई इसकी एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस चाहिए x के या y के, तो वी विल यूज़ दिस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे x का फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेट्स से यू नीड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और इसके बाद आपको वेरिएंस निकालना है x का, तो और सिमिलरली इफ़ यू नीड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, या आप निकालना चाहते हैं वेरिएंस ऑफ y, तो इसका मतलब है कि फॉर कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स आप यूज़ करेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y है और ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x है जो आपने अभी फाइंड की। और ये जो कुछ आपके लिए ट्राई इट, लेट x एंड y बी टू जॉइंटली कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स विद जॉइंट PDF। अगेन यहाँ पे c कांस्टेंट है, यू विल फाइंड c फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पर x और y की लिमिट भी दी गई हैं आपको, और आपने फाइंड द कांस्टेंट c, फाइंड मार्जिनल PDFs, फाइंड प्रोबेबिलिटी। लुक, थोड़ा सा आपको आपके लिए चैलेंज है, ज़रा इसको ट्राई इट। फाइनली लास्ट स्लाइड आपको दिखाई है, दिस इज़ द जॉइंट PDF ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने यूनिवेरिएट केस के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, उसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम बाईवेरिएट केस में आते हैं तो हम कैसे उसका फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन उसका, और कैसी उसकी शेप होगी बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये देखिए मेरे पास उसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आपको याद होगा कि उसमें अगर हमने यूनिवेरिएट केस में इसको पढ़ा है तो 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा से हम उसको लिखते थे। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो मीन हो गए हैं, म्यू ऑफ x एंड म्यू ऑफ y, और दो ही वेरिएंस हो गए हैं, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, क्योंकि दो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं अब। और ये रो जो है दिस इज़ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल, दैट कोरिलेशन इज़ नोटेड विद रो, तो उस कोरिलेशन को भी टेक केयर किया गया है। और अगर कभी ये x और y इंडिपेंडेंट होंगे, आगे चल के हम देखेंगे, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी फिर, अगर इंडिपेंडेंट है तो। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर उन कोरिलेशन को हम देखें, उस कोरिलेशन को PDF में रखा हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कोरिलेशन है। अगर ये कोरिलेशन कभी जाके आगे ज़ीरो होगी, इन केस बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो फिर हम इसको रो की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो इस पूरी PDF को हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे सॉल्व करके, अगर x और y कभी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैव 5 पैरामीटर्स, म्यू ऑफ x, म्यू ऑफ y, सिग्मा स्क्वायर ऑफ x, सिग्मा स्क्वायर ऑफ y, और पांचवा पैरामीटर उसका है रो, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थी नॉर्मल, उसके दो पैरामीटर थे, मीन और वेरिएंस। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, तो दोनों के मीन वेरिएंस और फिर दोनों के आपस में कोरिलेशन, सो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैव 5 पैरामीटर्स, और ये उसकी शेप जो आप देख रहे हैं। तो इस फंक्शन में अब इस बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम x और y की मार्जिनल बना सकते हैं। x की मार्जिनल बनानी हो अगर आपने, और y की मार्जिनल बनानी हो, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल PDFs, तो आप बना सकते हैं कि आप x की लिमिट के लिए उसको इंटीग्रेट कर दें x की रेंज पर, तो वो y की मार्जिनल बन जाएगी, और अगर आप y की रेंज पर इंटीग्रेट कर दें इस फंक्शन को, तो वो x की मार्जिनल बन जाएगी। याद रखें यहाँ पर x और y दोनों की रेंज, x और y दोनों की रेंज है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है जी, -∞ टू +∞, ये x और y की रेंज है यहाँ पर। तो x फॉल सिमिलरली y फॉल बिटवीन -∞ and 1। Well, thanks for watching.